नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 के विषय हिंदी की पाठ संख्या 9 प्रकरण ग्रामश्री, जो कि एक कविता है, का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार से हैं। घटनाओं और अनुभवों के आधार पर कविता को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति, लय, ताल व प्रवाह के साथ पढ़ते और सुना लेते हैं। अपने विचारों, अनुभवों को व्यक्त कर लेते हैं। अपने परिवेशीय अनुभवों को अभिव्यक्त कर लेते हैं और अपने विचारों को अपने लेखन में सम्मिलित कर लेते हैं। दूसरों के द्वारा कही जा रही बात ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उद्देश्य: इस कविता के प्रमुख उद्देश्य हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा कविता से परिचित कराना है, कविता के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास कराना है और कविता के ही माध्यम से भाषाई दक्षताओं का भी विकास कराना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आज हम ग्रामश्री कविता का रसास्वादन करेंगे। यह कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। आइए हम सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य के कसौनी में अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का मनोरम वर्णन हुआ है। लोकायतन, ग्राम्या, चितंबरा, ग्रंथि, पल्लव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इस कविता के नाम से ही पता चल रहा है कि कविता का नाम है ग्रामश्री। ग्राम अर्थात गांव। हम यहाँ पे गांव से संबंधित कुछ बातें जानेंगे और उसको कविता के रूप में पढ़ेंगे। परंतु इन बातों को जानने से पूर्व मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको पुनः देना पड़ेगा। प्रश्न 1, क्या शहरों में भी खेत होते हैं? आप सभी ने शहरों में खेत देखे हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। बिल्कुल सही जवाब। शहरों में खेत नहीं होते हैं। शहरों में खेत हमें देखने को नहीं मिलते हैं। शहरों में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उद्योग कारखाने होते हैं। प्रश्न 2, अब ये आपसे जुड़ी हुई बात है, जल्दी बताइए, तुमने अभी खेतों में कौन सी फसल बोई है? मुझे पता है कि इसका जवाब आप सभी को पता है। बिल्कुल सही, इस वक्त आपने धान बोई है। और धान से हमें क्या प्राप्त होता है? धान से हमें चावल प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न 3, खेतों में हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं? जल्दी जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। सही बात, खेतों में हम गेहूं, हाँ, धान और मक्का, जौ, बाजरा, आलू, सरसों इत्यादि फसलें बोते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों, जिस प्रकार अभी हमने बात करी कि खेतों में हमने कौन कौन सी फसलें बोते हैं, फसलों का प्रकार, आइए हम फसलों के प्रकार के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय फसलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ऋतु आधारित अर्थात इसमें सबसे पहले कौन सी फसल लिखी हुई है? रबी फसलें। रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू इत्यादि हम रबी की फसलों में लिखते हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं? रबी और खरीफ फसल के बीच में हम जायद फसलों का उत्पादन करते हैं। कौन कौन सी वे फसलें होती हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं,
कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरई इत्यादि। खरीफ फसलें, इस वक्त कौन सी फसल सबसे पहले लिखी है? शाबाश, इस धान, जो कि हमने अभी अपने खेतों में बोई हुई है। धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंगफली। बहुत अच्छे बच्चों, फसल ऋतु आधारित फसलें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे जीवन चक्र आधारित फसलें। जीवन चक्र आधारित फसलें 3 प्रकार की होती हैं: 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय फसलें जिनका उत्पादन वर्ष में एक बार होता है, जैसे धान, गेहूं, चना, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सरसों, आलू इत्यादि। द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलों में चुकंदर, प्याज इत्यादि। बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें जिनको उगने और उनसे प्राप्त फसल में काफ़ी समय लग जाता है, जैसे नेपियर घास और फल वाली फसलें, जैसे आम का पेड़। यदि आम का पेड़ लगाया है तो आम आने में हमें कुछ सालों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने फसलों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना। अब श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्रामश्री का हम रसास्वादन करते हैं, का सस्वर वाचन करते हैं। इस कविता को पहले मैं पढ़ूंगी, उसके पश्चात हम सभी इस कविता को दोहराएंगे। कविता प्रारंभ करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की से उजली जाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली। फूल आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली। फूल आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहरे मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल,
मिर्चों की बड़ी हरी थैली। प्यारे बच्चों, आपने कविता को सुना। आइए एक बार फिर से कविता का रसास्वादन करते हैं और एक साथ हम कविता को पुनः पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की से उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। प्यारे बच्चों, हमने कविता को पढ़ लिया है। अब इस कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों व उनके अर्थ को जानेंगे। रवि, रवि अर्थात सूर्य। प्रातः होते ही आकाश में रवि प्रकाशमान हो गया। आम्र तरु, आम का पेड़। बसंत ऋतु में आम्र तरु की शोभा देखते बनती है। मुकुलित, अधखिली। पुष्प की मुकुलित कलियां अति सुंदर प्रतीत होती हैं। दाड़िम, अनार। मीठे फलों में दाड़िम बच्चों को बहुत प्रिय होता है। अनार अच्छा लगता है? बिल्कुल, मुझे पता है आप सभी को अनार बहुत अच्छा लगता है। अनार के दाने लाल लाल। चलिए अब इस कविता का भावार्थ जानते हैं। पंक्तियां। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि पंत जी बसंत ऋतु में गांव की शोभा और समृद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। सूर्य की किरणें उस पर ऐसे चमक रही हैं जैसे किसी ने चांदी की जाली बिछा दी हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। इन पंक्तियों में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुपहले और सुनहरे रंग के बोरों में से आम की डालियां लद चुकी हैं। ढाक और पीपल के पत्ते झर झर कर रहे हैं। कोयल इस मौसम में मतवाली हो चुकी है और कुहुक रही है। अगली पंक्तियां हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि कटहल की गंध आने लगी है, जामुन के फल विकसित होने लगे हैं और जंगल में झरबेरी भी झूलने लगी है। आड़ू, नींबू, अनार, गोभी, बैंगन, मूली सभी विकसित होने लगे हैं। अगली पंक्तियां हमारी कुछ इस प्रकार से हैं। पीले मीठे अमरूदों में
पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरुके डाल सजी। कवि कहते हैं कि पीले रंग के मीठे अमरूद के फलों में अब लाल लाल चित्तियां अर्थात धारियां पड़ने लगी हैं। सुनहले रंग के मीठे बेरों व आंवलों से पेड़ों की डालियां लद चुकी हैं। आप सभी ने देखा है कि जब अमरूद पक जाते हैं तो उनमें धारियां पड़नी शुरू हो जाती हैं और वो उनका रंग हरे से पीले में परिवर्तित होने लगता है, और बेर का रंग भी हरे से पीला और भूरे में परिवर्तित होने लगता है। हमारी अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की एक बड़ी थैली। कवि कहते हैं कि पालक लहलहा उठी है, धनिया भी महक रहा है, लौकी व सेम की फलियां विकसित होने लगी हैं, मखमल जैसे चिकने टमाटर लाल होने लगे हैं, मिर्चों के पौधों में हरी मिर्च के गुच्छे पूरी तरीके से लटक गए हैं और वह गुच्छों से भर गया है। आप सभी देखते हैं कि जब हम पालक बोते हैं और पालक जब बड़ी होने लगती है तो वो खेतों में एक हरे रंग की सुंदर सी चादर जैसी बिछ जाती है। वह दृश्य देखने में बहुत सुंदर लगता है और उसको देखकर मन बहुत अधिक प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बोध प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, खेतों में कैसी हरियाली फैली है? इसका जवाब मुझे आप देंगे। बिल्कुल सही, खेतों में दूर तलक मखमली कोमल हरियाली फैली हुई है जो देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। प्रश्न 2, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं? उत्तर, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें चांदी की सफेद जाली जैसी लगती हैं। बहुत बढ़िया। यह प्रश्न का उत्तर भी आप ही मुझे देंगे। आम के वृक्ष पर बौर कब आते हैं? जल्दी से बताइए, मुझे तुरंत बताइए। आम के वृक्ष पर बौर कब आते हैं? बहुत बढ़िया, आम के वृक्ष पर बौर वसंत ऋतु में आने लगते हैं। शाबाश बच्चों। प्रश्न 4, कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है? कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है? बहुत बढ़िया, मुझे जवाब मिल रहा है। कोयल वसंत ऋतु में मतवाली होकर कुहू कुहू करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीके से आप सभी ने मुझे उत्तर दिया। बच्चों, आइए अब हम व्याकरण से संबंधित के बारे में जान लेते हैं। तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या होते हैं? आइए इसकी हम परिभाषा बताती हूं मैं पहले आपको। काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों की ध्वनियों में समानता, अर्थात शब्द की अंतिम ध्वनि में समानता को तुकांत कहते हैं। इस परिभाषा को मैं पुनः आपको बता देती हूँ। काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों की ध्वनियों में समानता, अर्थात शब्द की अंतिम ध्वनि में समानता को तुकांत कहते हैं। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, आइए देखते हैं। इसी कविता में आपने पढ़ा है झूली। झूली का तुकांत क्या है? यहाँ पर पढ़िए इसको, बिल्कुल बढ़िया। मूली। दूसरा है फैली। फैली का तुकांत शब्द हुआ थैली, जो कि इस कविता में प्रयोग किया गया है। खड़े। खड़े
का तुकांत शब्द बड़े, बहुत बढ़िया। पड़ी, पड़ी का तुकांत शब्द है जड़ी। लह लह, आपने पढ़ा ना, लह लह पालक मह मह धनिया, तो लह लह का तुकांत हुआ मह मह धनिया। बहुत बढ़िया बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ तुकांत शब्दों से आप सभी परिचित हो चुके होंगे। वैसे तुकांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हमें प्रतीत होते हैं। बच्चों आइए अब हम अभ्यास कार्य के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कविता में आए तुकांत शब्दों को लिखो। पहला शब्द आपने क्या देखा? पहला शब्द पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हरियाली। हरियाली का तुकांत क्या होगा? हरियाली का तुकांत जाली। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ, मैंने सही लिखा है। हरियाली का तुकांत जाली। पड़ी, पड़ी का तुकांत शब्द क्या होगा? पड़ी का तुकांत शब्द खड़ी। बिल्कुल सही, अभी आपने पढ़ा भी था। तीसरा शब्द है हमारा डाली। डाली का तुकांत शब्द क्या होगा? अभी हमने इस कविता में पढ़ा भी है। डाली का तुकांत शब्द कोई मुझे बता दे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। डाली का तुकांत शब्द मतवाली। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमारा चौथा शब्द है फैली। फैली का तुकांत शब्द कौन मुझे बताएगा? फैली का तुकांत शब्द इस कविता की सबसे अंतिम लाइन में है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, थैली। सबसे अंतिम शब्द है झूली। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? झूली। झूली का तुकांत शब्द क्या बनेगा? झूली का तुकांत शब्द मूली। बहुत बहुत बढ़िया। आइए एक बार फिर से हम जान लेते हैं। कविता में आए तुकांत शब्दों को लिखो। हरियाली का तुकांत क्या हुआ? जाली। पड़ी का तुकांत खड़ी। डाली का तुकांत शब्द क्या हुआ? मतवाली, जो कि आपने मुझे बताया था, बिल्कुल सही बताया था, शाबाश। फैली, फैली का तुकांत शब्द हमने इस कविता में पाया थैली। और अंतिम शब्द है झूली। झूली का तुकांत शब्द है मूली। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। आइए अब हम अभ्यास कार्य 2 करते हैं। इस कविता में आए फलों व सब्जियों के नाम लिखो। फल और सब्जी, नाम मुझे पता है आप सभी को बहुत से फलों के नाम भी पता है, बहुत से सब्जियों के नाम आप सब जानते हैं, मगर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कविता में आए फलों व सब्जियों के नाम लिखने हैं आपको, इसलिए कविता बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर उस कविता में से शब्दों को ढूंढिएगा जो कि फल और सब्जियों के नाम हों। चलिए आइए ढूंढते हैं और लिखते हैं। फल, कौन कौन से फल हैं हमारे पास? बताइए जल्दी से। एक फल तो बिल्कुल नया था जिसको हम सभी खाते हैं, आप सभी को बहुत प्रिय है, मगर उसका नया नाम हमें पता चला था दाड़िम। बहुत बढ़िया। और आड़ू, बहुत अच्छे। कोई और बताएगा मुझे? अमरूद, बहुत अच्छे। चलिए लिखते हैं। दाड़िम। दूसरा क्या था शब्द फल में? अमरूद। पीले पीले अमरूदों में। आप अपनी कॉपी में इसको लिखते जाएं।
अन्य कौन सा फल आया था इस कविता में जिसका हाँ बहुत बढ़िया, जामुन। और कोई फल था, कोई और फल जिसको आपने पढ़ा और हमने ना लिखा हो? जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार और सरसरी निगाह से, जल्दी बताइए कौन सा फल है हमारे पास? बेर, बहुत अच्छे। और कोई फल, कोई फल? आड़ू, हम लोगों ने आड़ू छोड़ दिया है, आड़ू लिखते हैं। आइए अब इस कविता में प्रयोग हुए सब्जियों के बारे में भी लिख लेते हैं। कौन कौन सी सब्जियां प्रयोग में आई हैं कविता में? आलू, शाबाश। और बैंगन, बहुत बढ़िया। कविता आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है लग रहा है। और किसी फल का, सब्जी का नाम प्रयोग में आया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, मूली। कोई और, कोई और सब्जी? गोभी, हाँ गोभी, गोभी भी आई है। आलू, बहुत बढ़िया बच्चों। कोई और? लहलह पालक, पालक भूल रहे थे, पालक। लहलह पालक, मह मह धनिया, ठीक है। अभ्यास कार्य, किस ऋतु में क्या मिलता है? ग्रीष्म ऋतु में हमें कौन सा फल मिलता है? आम। वर्षा ऋतु में अनानास। और शीत ऋतु में हमें मिलता है, कौन सा फल मिलता है? अमरूद। सब्जियों में बताइए, सब्जियों में हमें मिलती है ग्रीष्म ऋतु में परवल। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में हमें कौन सी सब्जी मिलती है? हाँ पालक मिलती है, अन्य कई सारी साग मिलती हैं। और शीत ऋतु में, शीत ऋतु में हमें मिलती है मटर और गाजर। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब गृह कार्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं। पहला है, 2 प्रश्न बनाइए। इस कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। ग्रामश्री कविता के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न, इस कविता से क, मैंने सीखा। इस कविता से आपने क्या सीखा? ख, मैं करूँगा या करूँगी। इस कविता को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे या सोचेंगे, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, जब हम बहुत सी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो उनकी एक सूची बनाते हैं। नीचे दी गई हुई सूचियों को पढ़िए। होली की सूची, जैसे होली की सूची में हम रंग, गुलाल, पिचकारी, रंग बिरंगी गुब्बारे, इस सब लिखते हैं। इस तरीके से आपको भी करना है। जो चीज़ें आपको बाज़ार से खरीदनी है और अगले रविवार को जो आपको काम करने हैं, अपने आसपास के वृक्षों और पौधों से संबंधित जानकारी तथा उनसे संबंधित कविताओं का संकलन करना है। तथा इसमें कुछ पंक्तियां लिखी हैं दाईं ओर, उनसे संबंधित करने वाली पंक्तियां गलत क्रम में लिखी गई हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। मैं आशा करती हूँ बच्चों, इस कविता से आपने बहुत कुछ सीखा। हम पुनः मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी कविताओं और कहानियों के साथ। तब तक आप सभी कुशल से रहिए, मंगल से रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।